अब कोई एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा है सर। हमारा एग्जाम कैसा गया? पता नहीं सर कैसे पढ़ाते थे, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा। बायोलॉजी तो हल्का क्वेश्चन है, हम सोचे कि महाकुंभ में होकर निकल जाएगा, पर एक क्वेश्चन लड़ा ही नहीं। हाँ भाई, मेरा भी एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा। वो क्वेश्चन नहीं लड़ा। पढ़ो सर आपका क्वेश्चन नहीं लड़ा है। आपका क्वेश्चन नहीं लड़ा है। क्वेश्चन लड़ा ही नहीं, सब नीट लेवल का क्वेश्चन। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा है सर। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा है सर। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा है। बात जिससे परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। इससे मान के चलिए हर साल एक ना एक प्रश्न आता ही आता है। न्यूक्लियोसोम कहते हैं, एग्जाम में पूछेगा, बताइएगा, है ये रट लीजिएगा। अब जो बात बता रहे हैं उसको एकदम ध्यान से सुन लो, इसको याद कर लो, रट लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एग्जाम में पूछता है विडाल टेस्ट, रट लीजिए, और इसको क्लॉट बस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉट बस्टर। नेक्स्ट, तो कई बार एग्जाम में पूछता है, इस तरह से आप इस डायग्राम को याद रख सकते हैं। एग्जाम में आए तो जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। पूछता है एग्जाम में इमेस्कुलेशन क्या है, तो आप ये बात तो लिखेंगे ही। पूछता है इमेस्कुलेशन क्यों होता है, यूट्राइन डिवाइस के बारे में क्वेश्चन पूछे तो आप क्या कहेंगे? शुक्राणु की संरचना, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। जैव विविधता के हनन के कारण अगर एग्जाम में पूछे जाए तो कुछ आप लिखिए ना लिखिए, ये चारों का नाम जरूर लिखिए इस तरह से बना के, आपको नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। रट लो ये सब यार। और हार्मोन रिलीज करने वाला माइक टेस्टिंग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए, है ना। आज मैं आप सभी बच्चों से बात करना चाहता हूं क्योंकि एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है जिस पर बात होना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। ये वीडियो देखने वाले या तो आप मेरे क्लास 12 के पढ़ाए गए छात्रों में से होंगे या अभी मेरे पास पढ़ रहे होंगे। हम वीडियो में आगे बढ़ें और कुछ आपसे बात करें उससे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं जो कि आपके क्लास के पढ़ाए गए कोर्स का वीडियो है। देखिए। पहला दिन बायोलॉजी का एग्जाम होगा और तुम गड़बड़ कर लेगा, तो बाद में तुम सिर्फ कोसेगा, अपने आप को नहीं कोसेगा। तो अगर अपने आप को कोसो तब तो बड़ा अच्छा रहे। समझ में आए जिंदगी में करना क्या। जुट्ठो क्वेश्चन वाला अड़बेन किया, नीट लेवल का पूछ दिया, सर जो पढ़ाए थे इंपॉर्टेंट जो दिए थे उसमें से को गए नहीं किया, कुछ से कुछ। अब देखो, अगर हम वो टीचर होते जो सेलेक्टेड पढ़ाते पूरा सिलेबस में, वो सब चैप्टर छोड़ते हुए चलते, जो तुमको बोल देते इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के दृष्टिकोण से, कुछ टॉपिक ऐसा होता जो लपेट देते, पढ़ाते ही नहीं, उन्हीं चीज़ों को पढ़ाते डिटेल में जो पिछले 5 बरस से पूछते आ रहा है क्वेश्चन बैंक के हिसाब से, जो लड़ने की संभावना है, और वैसे ही पढ़ा करके अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते और हमारा पढ़ाया हुआ आ जाता, लड़ जाता, तो हम भी बोलते देखा रे, देखा कितना खतरनाक मास्टर है हम। और तुमको भी लगता साला चीजें बदल को वही आई लव। तो एक्चुअली में ऐसा सोचने वाला छात्र मेरी नज़र में शुद्ध, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से तुम फंस जाओगे। बोलो कैसे? क्योंकि हम तो पूरा पढ़ा है, बेसिक से लेकर के चैप्टर 16 तक, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक एक पढ़ा दिए। तो मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं है कि क्या लड़ेगा क्या नहीं। जो एग्जाम में आएगा वो लड़बे करेगा, वो लड़ा हुआ ही है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो यहाँ अल्टीमेटली तुम कोस भले हम कोस सकते हो, लेकिन हम कोसाएंगे नहीं। बोलो क्यों? क्यों? बेसिक से लेकर के लास्ट दिन तक तुम्हारे पैकेट में घूमता है मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ। हम क्या पढ़ाए, कितना पढ़ाए, कैसा पढ़ाए, किस लेवल का पढ़ाए, किस तरह से लिखवाए, क्या लिखवाए, कितना लिखवाए, क्या टेस्ट लिए, वो हम बोलेंगे तब साबित होगा। बोलो न रे, वो तो तुम्हारे पैकेट में है, तुम्हारे मोबाइल में घूम रहा है, ऐप में, चाहे ऑफलाइन का बच्चा हो चाहे ऑनलाइन का बच्चा हो। देखो जाकर के बेसिक से लेकर के चैप्टर 16 तक का वीडियो तुम्हारे पैकेट में मिलेगा। तो हम तो झूठ बोल ही नहीं सकते ना कि ये क्वेश्चन पूछ दिया है हम पढ़ाए थे। कहाँ पढ़ाए थे दिखाइए। तो ऐसे कंडीशन में हमारे ऐसा मास्टर पूरे सिलेबस का कुछ छोड़ता ही नहीं है जो एग्जाम में आ जाए और हमको मुंह छिपाना पड़े, रिसाली तो पढ़े भी नहीं किए थे, कहां से आ गया। अगर सिलेबस से क्वेश्चन आया है तो मान के चलो वो लड़ ही चुका है, वो लड़ा हुआ ही है, मान के चलो। तुम सूरज पश्चिम में उगेगा, हमको कोई आगे बोले कि सर जानते हैं देखिए सूरज पश्चिम से उग रहा था, हो सकता है हम 2 मिनट के लिए विश्वास कर लें। लेकिन अगर कोई ये बोलेगा कि सर एग्जाम में क्वेश्चन आया और वो आप पढ़े भी नहीं किए थे, ये हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम में आया वो लड़ले है, नहीं लड़ा ऐसा हो ही नहीं सकता है। सेंटर का क्वेश्चन हम बनाए थे, बोलो न रे, जाके देखो निकाल के। मॉडल पेपर हम बनाए हैं, बोलो न रे, जाके देखो निकाल के। हम मॉडल पेपर अभी तक उलट के देखे नहीं, लेकिन हम चैलेंज मार दे रहे हैं, देख रहा है ना, वो उसमें कुछ भी ऐसा हो ही नहीं हम नहीं पढ़ाए हो। ठीक वैसे ही कोई बोलेगा सर आपको देखिए हम क्या हम नंगटे नाच रहे थे, तो हम 2 मिनट के लिए विश्वास कर ले, हो सकता है सलाम पगला गए हो, लेकिन हम इस बात पर सत्य लगा सकते हैं बिना क्वेश्चन देखे कि कुछ भी ऐसा सिलेबस से पूछा ही नहीं जा सकता जो हम पढ़ाए ना हो, सब पढ़ा। ये बात इतना प्रमुखता से क्यों बार बार बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं कि तुमको इस चीज पर मेहनत करना चाहिए
कि हम कितना पढ़ पा रहे हैं, इस चीज पर नहीं कि क्या क्या इंपोर्टेंट है। एक तरह से सब इंपोर्टेंट है और एक तरह से कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता है क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब तुक्काबाजी पर चल रहा है। तुक्काबाजी को जुआ कहते हैं। जुआ में करोड़पति भी आदमी बन सकता है और कंगाल भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम जुआ तो खेलेंगे नहीं, क्योंकि हम मास्टर हैं। हम 10 को क्वेश्चन देके ये नहीं बोलेंगे कि यही आएगा कर लो। अगर ऐसा हम जिस दिन बोलने लगे, इसका मतलब उस दिन से हम जुआ खिलाने वाला, ड्रीम 11 चलाने वाला मास्टर हो गए। बायोलॉजी में पढ़ाने वाला मास्टर नहीं है। मास्टर पढ़ा सकता है और छात्र पढ़ सकता है। छात्र अगर जुआरी है फिर वो अपना जुआ खेले, तुक्का ले, हम इसमें क्या कर सकते हैं? वाह सर, बड़ा लंबा लंबा फेंक लेते हैं आप। एक बात बताओ दोस्त, क्यों ना फेंकें? ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये मेरा आत्मविश्वास है। जब शिक्षक पूरा साल सही कार्यनीति के साथ पूरे सिलेबस के हर एक चैप्टर के हर एक लाइन को एक ईमानदारी के साथ एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाएगा, तो क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन तो सिलेबस से ही आएगा। सर ऐसा नहीं हुआ है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, क्वेश्चन लड़ा ही नहीं। ऐसा नहीं है दोस्त। ये वीडियो बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम आपको ये प्रमाणित कर सकें, आपके पूरे प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हमारे पढ़ाए गए कोर्स के बाहर से है, या फिर कोर्स तो बहुत बड़ी चीज है, महाकुंभ के 5 क्लास से बाहर से पूछा गया है। इसी को प्रमाणित करने के लिए हम आपके बीच अभी उपलब्ध हैं। हम आपको कुछ दिखाएं, कुछ समझाएं, उससे पहले एक क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक सारे बच्चों से। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, जिसमें आप एक टीचर के पास पढ़ते हैं जो आपको पूरा साल ईमानदारी से हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ाते हुए कंप्लीट करते हैं, सारे के ऑब्जेक्टिव को कराते हैं, सारे के टेस्ट लेते हैं, 2 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर को देते हैं, रिवाइज कराते हैं, एग्जाम के समय में भी रिवीजन कराते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हैं और वो क्वेश्चन एग्जाम में लड़ भी जाता है। और दूसरा, ठीक से आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, सेलेक्टिव पढ़ाया जाता है, सिर्फ इंपोर्टेंट चैप्टर पर बात की जाती है, 5 साल के क्वेश्चन बैंक के आधार पर आपको पढ़ाया जाता है और अंत में पूरा ताकत इस चीज में झोंक दिया जाता है कि बच्चा हमारे साथ जुड़ा रहे और ये देखे कि हम जो पढ़ाते हैं वही एग्जाम में लड़ता है और हमारा वाह भाई हो। बताइए आप कैसा टीचर चाहेंगे? मुझे पता है आप कह रहे होंगे सर ऑप्शन 1, मुझे पहला वाला टीचर चाहिए जो साल भर मुझे अच्छे से पढ़ाए। लेकिन होता इसका उल्टा है। जब एग्जाम नजदीक आने लगता है या परीक्षा खत्म होता है तो बच्चा इस बेसिस पर डिसाइड करता है कि किस टीचर का कितना क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा। ऑब्वियसली ये भी एक तरीका हो सकता है टीचर के एक्सपीरियंस को जांचने का, लेकिन मुझे लगता है ये तरीका थोड़ा अनफेयर है। क्यों? अभी आगे बात करते हैं। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर जब आपने पढ़ाया पूरा साल ईमानदारी से और सारा क्वेश्चन आपके पढ़ाई में से आ गया है तो ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों है? जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए। बिल्कुल सही बात है दोस्त, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता और कई वर्षों से फर्क नहीं पड़ रहा है। एग्जाम खत्म होता है, कुछ ना कुछ बच्चे कुछ ना कुछ बोलते ही है। लेकिन इस बार इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक छोटा सा मकसद है। मुझे एक प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, बच्चों को बताना है कि मेरे दोस्त अंतिम समय में VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताने के बाद भी आप बेहतरीन रिजल्ट तभी कर सकते हैं जब आपने साल भर ईमानदारी से पढ़ाई की है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसी को प्रमाणित करने के लिए वीडियो बनाया गया है, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, वो सतर्क रहें और अच्छे से मन लगाकर शुरू से पढ़ाई करें। हम अक्सर बच्चों को क्लास में बोलते हैं कि दोस्त बोर्ड की तैयारी अंतिम में नहीं शुरू से होती है। जब आप बोर्ड के नजदीक जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस का आपके ऊपर जब बोझ पड़ेगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, परेशानियां बढ़ती चली जाएगी। अंतिम समय पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी करना, शिक्षकों के द्वारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताना और बच्चों द्वारा उसे पढ़कर अच्छा रिजल्ट करना कहीं से गलत बात नहीं है। मैं इन बातों का खंडन करने नहीं आया हूं। बिल्कुल टीचर को इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहिए, सजेशन देना चाहिए और बच्चों को उस आधार पर तैयारी करके बेहतरीन रिजल्ट करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम? कि बच्चे को इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो छोड़िए, पूरा का पूरा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 मार्क्स 5 मार्क्स, वो संपूर्ण एग्जाम के समय बता देने के बाद भी बच्चा नहीं कर पा रहा है। आखिर दिक्कत कहां है? ऐसे में तो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते भी रहेंगे, कई शिक्षक इसमें आपकी मदद करते भी रहेंगे और हाँ, पूरा साल भी अच्छे से पढ़ाते रहेंगे और आप बेहतरीन रिजल्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का छोटा सा कारण है कि आप साल भर अटेंटिव नहीं रहते हैं। और जो बच्चा साल भर पूरे कोर्स को अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो उसको सभी यूनिट के चैप्टर्स के टॉपिक्स का ज्ञान ही नहीं होगा और अंतिम समय पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स दे देने के बाद भी बच्चों को ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन तो लड़ा ही नहीं, क्योंकि उसको ये याद रखना भी संभव नहीं है कि टीचर ने इन क्वेश्चंस को हमें बताया है और यही एग्जाम में आया है। अगर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, आप इस पूरे वीडियो को देखकर मुझे बताइएगा कि जो जो क्वेश्चन परीक्षा में आया वो सारा तो हमने पढ़ा दिया। इवन ये भी कहा कि इसको रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। इतना बताने के बाद भी बच्चों के द्वारा ये कमेंट करना कि सर आपका क्वेश्चन नहीं लड़ा, सर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया, सर क्वेश्चन लड़बे नहीं किया, झगड़बे नहीं किया, इससे क्या पता चलता है कि अगर आप शुरुआत से पढ़ने वालों में से नहीं हैं तो VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो गैम्बलिंग है, ये जो जुआ है,
इससे आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप सतर्क हो जाइए मेरे दोस्त। अगर आप चाहते हैं वाकई में बेहतरीन रिजल्ट करना, अगर आप चाहते हैं वाकई में बोर्ड में सर्वोत्तम रिजल्ट के साथ अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना, तो शुरू से पढ़िए, चीजों को याद कीजिए, अपने शिक्षक की बात को मानिए, उनके कार्यनीति का पालन कीजिए और साल भर रेगुलर रहिए। अन्यथा एग्जाम के अंत में बौखने से और शिक्षकों के द्वारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे देने से आपका भला नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी, आप जिस बेसिस पर जिन टीचर को जज करना चाहते हैं, ये पूर्ण रूप से मैं आप पर छोड़ता हूं। आइए एक एक 2 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं जो इस बार पूछा गया, और मेरे 5 महाकुंभ के क्लास से कौन सी बातें पढ़ाई गई है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन प्रूफ के साथ हम आपके बीच रख रहे हैं। इसको देखिए, और अगर आप इसी बेसिस पर टीचर को जज करते हैं तो चलिए कर लीजिए, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। तरीका वही सही है जिसमें शुरुआत से आप सही तरीके से, सही कार्यनीति से पूरे सिलेबस की पढ़ाई करें। अब यहाँ भ्रूण पोष का विकास, तो जो पीईसी और पीईएन था, 3N ट्रिपल फ्यूजन से जो बना था, उसके अंदर जब डेवलपमेंट हुआ तो हमारा इंडोस्पर्म बन गया। क्या बन गया? इंडोस्पर्म। और ये इंडोस्पर्म जो है वो आगे चल करके जब भ्रूण बनेगा तो उसको पोषण देगा, न्यूट्रिशन देगा, जब तक वो अपना नया पौधा में अपना निर्माण ना कर ले। तो भ्रूण पोष 3 तरह का देखने को मिलता है, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म और हेलोवियल इंडोस्पर्म। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म क्या है? ऐसा न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में ढेर सारे फ्री न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट होता है, जैसे कोकोनट में देखने को मिलता है। सेलुलर इंडोस्पर्म में सेल डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन वो साथ साथ चलते जाता है। और हेलोवियल इंडोस्पर्म जो है वो दोनों मिक्स प्रक्रिया है। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर में हमको 3 पार्ट मूल रूप से दिखाई देता है, बोले तो 4 पार्ट, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। शुक्राणु की संरचना, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, 3 तरह का है। नॉन मेडिकेटेड जिसमें आता है लिपर्स लूप, याद रखिएगा। कॉपर रिलीजिंग जिसमें 3 आता है, कॉपर आयन स्रावित करने वाला, कॉपर टी, CU7 कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 रट लो ये सब यार। और हार्मोन रिलीज करने वाला प्रोजेस्टेट और LNG20 ये रट लो। आईयूडी के बारे में चैप्टर 4 से क्वेश्चन है। आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस के बारे में क्वेश्चन पूछे तो आप क्या कहेंगे? तो आपको बताना चाहिए एक्सपर्ट डॉक्टर वगैरह क्या करता है, स्त्रियों के अंदर उसके जनन मार्ग के थ्रू, उसके वेजाइना के थ्रू क्या करता है, प्रवेश करा देता है। किसको? आईयूडी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वाह, ये सारा कार्यक्रम जो है सो गर्भनिरोधन विधि के श्रेणी में आता है। ये बर्थ कंट्रोल में मदद करता है, बच्चा ना हो इसके लिए ये सारी चीजें यूज की जाती है, जिसमें कि आता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी आता है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी आता है और हार्मोनल आईयूडी आता है। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड आईयूडी के ऊपर बात करता हूं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसके बारे में बातचीत कर लेंगे। अब टेस्टिस को जब आप अंदर काट के देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो सर किसका टेस्टिस काट के देखा गया होगा? डॉक्टर सब करता है, देखता है, सब छोड़ो, सब हम लोग का मुद्दा नहीं है। ऐसा दिखता है, किताबी डायग्राम से हट करके थोड़ा सा हम समझने के लिए बता रहे हैं। देखो, जब टेस्टिस को आप काट करके अंदर से देखते हैं तो क्या क्या दिखता है? तो हमको कई सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हमको शुक्रजनक नलिका दिखाई देती है। शुक्रजनक नलिका के अंदर का जो परत है, उस परत के अंदर हमको क्या क्या दिखता है, ठीक है। तो ये पूरा कहानी आपको याद रहना चाहिए, ये रट लीजिएगा। जिससे परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। इससे मान के चलिए हर साल एक ना एक प्रश्न आता ही आता है, चाहे कई बार 2 प्रश्न आ जाता है, कई बार 3 प्रश्न आ जाता है, सिर्फ इतना से याद रखिएगा। चैप्टर 5 से 2 नंबर का क्वेश्चन करेंगे मास्टर साहब, तो इससे क्वेश्चन जरूर देंगे। सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस शुरू करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? तो सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बच्चा परिभाषा भी लिख देता है, जैसे करके कुछ ना कुछ बना ही देता है, एग्जाम्पल उसका नहीं लिखता है, एग्जाम्पल जब नहीं लिखता है और क्रॉस करके थोड़ा नहीं दिखाता है तो नंबर कट जाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? जब किसी एक जीन के 2 अलील आपस में साथ साथ जाए और एक डोमिनेंट अलील अपने रिसेसिव अलील को पूर्ण रूप से दबा ना सके, पूर्ण रूप से उसके एक्सप्रेशन को मास्क ना कर सके, उसको छिपा ना सके, तो इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ये याद रखिएगा, एग्जांपल जरूर लिखिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, यानी रिसेसिव अलील डोमिनेंट अलील से पूर्ण रूप से ढक नहीं पा रहा है। इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये वाला परिभाषा जो लिखिएगा तो लिखिए कीजिएगा, और ये क्रॉस करके जरूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों सेम टू सेम होता है। इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम एक इसका स्ट्रक्चर फिर से एक बार हम आपको समझाएंगे आज, जिससे खूब सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप अगर कोई भी चीज से पूछा जाए तो आप भी बना सकें। इसलिए इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में 2 मूल कंपोनेंट होता है, याद रखिएगा। एक एबायोटिक कंपोनेंट और जैव कारक, और एक बायोटिक कंपोनेंट, जैव कारक। द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। किसी भी पर्यावरण के जैव तथा अजैव कारकों के बीच जो अंतर संबंध है, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं, याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाए तो आप बना दीजिएगा। वैसे इकोसिस्टम कई तरह के हैं, आप यहां पर देखिएगा तो हम अलग अलग तरह के इकोसिस्टम का यहां पर एग्जांपल लिए हैं। तो इकोसिस्टम 3 तरह का कैटेगरी उसका बांटा गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आप जानते हैं वाहित मल का उपचार, जो शहर का पूरा गंदा पानी होता है, म्युनिसिपैलिटी का जो पूरा गंदा पानी होता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर खूब सारे होते हैं। अब ये ऑर्गेनिक मैटर का जब अपघटन होगा पानी में तो उसके अंदर उपस्थित ऑक्सीजन को वो यूज कर लेता है, और जब उसके अंदर ऑक्सीजन को यूज कर लेता है तो उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो बहुत बढ़ जाता है, बीओडी उसका बढ़ जाता है। अब वो पानी डायरेक्ट अगर हम किसी प्राकृतिक जलाशय में छोड़ देंगे तो क्या होगा, वहां पर जो भी ऑक्सीजन है उसका उपयोग करेगा और वहां के रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान होगा। तो बाकी जो कचरा है उसको तो आप छान सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें घुले हुए ऑर्गेनिक मैटर है उसको आप कैसे खत्म करेंगे? उसके लिए आपको बायोलॉजिकल तरीका का उपयोग करना पड़ेगा। तो कोई भी वाहित मल का जो उपचार होता है, किसी भी शहर के पूरे गंदे पानी को एक जगह पर लेके जाया जाता है और जहां उसका उपचार किया जाता है किसी भी जलाशय में गिराने से पहले, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। वाहित मल उपचार का वो प्लांट है। अब वहां 2 स्टेप में ट्रीटमेंट होता है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में मूल रूप से उसको सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया, छान लिया जो भी उसमें कचरा आ रहा है, प्लास्टिक डिब्बा उब्बा बोतल ढेला पत्थर जो भी आ रहा है उसको छान लिया, उसका सेडिमेंटेशन करा दिया, नीचे गाद जमा दिया, ऊपर जो पानी बचा वो प्राइमरी फ्लुएंट है। उस गंदे पानी को जिसमें ऑर्गेनिक मैटर घुला हुआ है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजता है, और वहां पर सूक्ष्म जीव की मदद से इसका उपचार शुरू किया जाता है। खूब सारा ऑक्सीजन उसमें पंप किया जाता है, उसको पूरा घाट के एरेशन टैंक में, जिससे वो सूक्ष्म जीव उसके अंदर उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर का अपघटन करे और उसका अपघटन करा करके उसके अंदर के बीओडी को कम करे। जैसे बीओडी कम होता है तो उस बीओडी को कम करने के बाद उस सेकेंडरी एफ्लुएंट को बाहर भेज दिया जाता है।
और प्राकृतिक जलाशय में गिरा दिया जाता है वो कम प्रदूषण कारक है, और जो नीचे गाद बचता है वो सेकेंडरी स्लज है जिसमें खूब सारे माइक्रोब्स होते हैं, फ्लॉसेस होते हैं, इसमें कवक और बैक्टीरिया के जो सिम्बायोन्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इसको वापस से पंप कर दिया जाता है पिछले टैंक में ताकि ये सारी क्रियाएं चलती रहे। थोड़ा सा बाकी रूप में इसको बायोगैस वगैरह के उत्पादन में भी इसका उपयोग कर लिया जाता है। तो हम जो कहानी तुमको सुनाने जा रहे हैं इस चीज को याद करने के लिए, उस कहानी की शुरुआत 7:30 बजे होती है। शुरुआत मतलब ओरिजिन, तो यहाँ हो जाएगा ORI, ठीक है, जिसमें दो दोस्त PST1 यानी प्रशांत और पवन एयरपोर्ट के लिए निकलता है। AMPR एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एयरपोर्ट के लिए निकलता है। प्रशांत और पवन एयरपोर्ट के लिए निकलता है, AMPR। इस तरह से आप इस डायग्राम को याद रख सकते हैं, एग्जाम में आए तो आप जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। तो अभी जितना बात अभी हम पढ़ाए हैं, ये जितना बात अभी हम आपको बताए हैं क्लोनिंग वेक्टर के चारों फीचर्स के बारे में, वो अब एक एक करके फिर से लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ORI क्या है? तो डीएनए के ऊपर पाया जाने वाला वो स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस जहां से भैया एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं। कुछ चीजों को अब कुछ एक बड़े कंसेप्ट को सीखने के चक्कर में जो ओवरऑल कंसेप्ट है वही छूट जाए, उससे कोई फायदा नहीं है। ह्यूमन के अंदर डिटेल में पूछ दे सेक्स डिटरमिनेशन क्या है, लिंग निर्धारण क्या है, तो क्या बताएंगे कि ह्यूमन के अंदर 44 ऑटोजोम होता है और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोजोम होता है, या तो XX या तो XY। जैसे देखिए, तो ह्यूमन के अंदर मेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक है, फीमेल होमोगैमेटिक है। ये XY है और ये XX है। वही बात है, अगर X वाला X से मिला ऑटोजोम तो सेम ही जाएगा, X वाला X से मिला तो 46 क्रोमोजोम पूरा जाएगा, वो फीमेल हो जाएगी। ऑटोजोम यहाँ भी 22 को सेम ही जाएगा, पापा से 22 को मम्मी से, और अगर X के साथ Y वाला स्पर्म मिल गया तो वहां पर बेटा हो जाएगा 44 ऑटोजोम और 2 सेक्स क्रोमोजोम, और बेटा और बेटी होने का चांस हमेशा 50-50 होता है, चाहे 50 बच्चा भी एक आदमी क्यों ना पैदा करे। इन्होंने क्या किया, मेंडल के नियमों के आधार पर इन्होंने अपना भी नियम दिया, अपना भी कुछ लॉ हमारे बीच रखा, लेकिन वो नियम क्रोमोजोम से संबंध में था, क्रोमोजोम के ऊपर आधारित था। यानी मेंडल के कॉन्सेप्ट्स को, मेंडल के नियमों को, मेंडल की बातों को फिजिकल एविडेंस के साथ, भौतिक प्रमाण के साथ, वंशागति के भौतिक आधार यानी गुणसूत्र के साथ हम लोगों के बीच रखा। इसीलिए उस थ्योरी का नाम पड़ा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो किसने दिया? सटन एंड बोवेरी ने दिया। याद रहेगा, बहुत अच्छा। तो जब किसी हिस्टोन ऑक्टामर के साथ डीएनए क्वाइल्ड हो जाता है और H1 हिस्टोन उसको लॉक कर देता है तो इस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, और ऐसा ढेरों न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ क्वाइलिंग करते हुए क्रोमेटिन का निर्माण करता है, पहले ढीला ढीला फिर टाइट, इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये डीएनए है, डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि इसके पास फॉस्फेट है। न्यूक्लियोप्रोटीन टोटल 5 तरह का है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। H1 बाइंडिंग का काम करता है, बाकी H2A, H2B, H3 और H4 मिलकर के सब दो को मिलकर के 8 हिस्टोन ऑक्टामर को बनाता है। क्योंकि यहाँ पर अमीनो एसिड के रेसिड्यू होते हैं इसलिए हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करता है और ये क्वाइल्ड होता है एक दूसरे के साथ। जैसे डीएनए जो है वो हिस्टोन के साथ क्वाइल्ड है, हिस्टोन ऑक्टामर के साथ, और इस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, याद रखिएगा। और इस न्यूक्लियोसोम, आप सबको पता है कि डीएनए का जो पैकेजिंग हम लोग पढ़ते हैं तो गुणसूत्र जो होता है हमारा, उसके पास दो चीज है, एक न्यूक्लिक एसिड और एक न्यूक्लियोप्रोटीन हिस्टोन जिसको कहते हैं सटन एंड बोवेरी। तो सटन और बोवेरी नाम के वैज्ञानिक जो थे। टर्नर सिंड्रोम देखो, 44 ऑटोजोम और X के साथ एक 0 यानी एक क्रोमोजोम घट गया, यानी टोटल 45 क्रोमोजोम पूरे, तो वैसे को हम टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। यानी एक क्रोमोजोम X क्रोमोजोम एक तो एब्सेंट अगर हो जाए फीमेल के अंदर तो वो टर्नर सिंड्रोम है। क्लियर? टर्नर सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं? टर्नर सिंड्रोम तो 3 तरह का यहाँ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 5 में, एक टर्नर सिंड्रोम, एक डाउन सिंड्रोम और एक क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है ध्यान से देखिए, 44 को ऑटोजोम प्लस X, इसको याद कर लो, रट लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस ऑर्गन से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का पता चलता है, यानी एक ही तरह के जीव अलग अलग प्राकृतिक वास में रहने के लिए कैसे अनुकूलित होते हैं। तो भैया सब है तो स्तनधारी ही, लेकिन कोई पेड़ पर रहने लगा एर्बोरियल हो गया, कोई जमीन पर दौड़ रहा है कुत्ता टेरेस्ट्रियल स्थलीय हो गया, कोई हवा में उड़ रहा है बैट चमगादड़ एरियल हो गया, और कोई पानी में रह रहा है वेल डॉल्फिन एक्वेटिक हो गया, जली हो गया। तो ये जो अलग एक ही जीवों का समूह, एक ही तरह के स्तनधारी अलग अलग प्राकृतिक वास में जो रहने के लिए अनुकूलित हुए, वो किस वजह से हुए? तो इसी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण, इसी से होमोलोगस ऑर्गन का हमारा कांसेप्ट निकलता है। यानी एक ही तरह के जीव अलग अलग प्राकृतिक वास में रहने के लिए किस तरह से अनुकूलित होते हैं, इसका पता हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से ही लगा पाते हैं। बहुत एग्जाम में पूछता है विडाल टेस्ट, टाइफाइड की जांच किससे होती है? विडाल टेस्ट से होती है। ये बात पूरा आपको जानना है। विडाल टेस्ट के बारे में एकदम याद रखिएगा कि टाइफाइड बीमारी को कंफर्म किस चीज से किया जाता है? तो विडाल टेस्ट से। किससे? विडाल टेस्ट से किया जाता है। ऐसा प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर में जन्मजात में प्राप्त होता है, जन्म से ही मां से हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, इनबॉर्न इम्यूनिटी। वो ऐसा है जो हमारे अंदर जन्म से ही है। तो इनेट इम्यूनिटी के लिए हमारे शरीर में 4 तरह के जो अवरोध हैं वो उपस्थित है, और वो चारों तरह के अवरोध के बारे में जानिए। पहला फिजिकल बैरियर, शारीरिक अवरोध, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, कारिकीय अवरोध, तीसरा सेलुलर बैरियर, और चौथा साइटोकाइन बैरियर। ये 4 तरह का जो बैरियर है वो बना करके शरीर में काम करता है। पहला हम फिजिकल बैरियर की बात करें, सेलुलर बैरियर, अगर वो किसी तरह से हमारे ब्लड में पहुंच गया तो हमारे ब्लड में जो WBC है, साइटोकाइन बैरियर, तो वैसा सेल जो वायरस से इन्फेक्ट हो गया, वायरस से संक्रमित हो गया, वो कोशिका एक खास तरीके का प्रोटीन बना करके रिलीज करती है। उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन। क्या नाम है? तो ड्रग अल्कोहल अब्यूज का थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो जो ड्रग है, एल्कोलॉइड ड्रग, कैनाबिनॉइड ड्रग, कोका एल्कोलॉइड, और जो ओपियोइड ड्रग है, जैसे कि मान के चलिए ये पौधा है, अब इसका एक पत्ता हम ले लें तो टोटीपोटेंसी शब्द एक्सप्लांट, एक्सप्लांट मतलब पौधे का वो भाग, इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकता है, कोई लीफ हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, कोई कली हो सकता है, जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर के लिए उपयोग करते हैं, पौधे का वो भाग हम लोग उसको एक्सप्लांट करते हैं, कहते हैं, याद रखिएगा। क्लॉट बस्टर, अगर कई बार क्या होता है कि ब्लड में कोई क्लॉट बन गया, कोई थक्का बन गया, तो उसको क्लॉट को तोड़ने के लिए और मायोकार्डियल इंफेक्शन, हृदय संबंधित जो बीमारी है उससे बचने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। रट लीजिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम हम लोग करते हैं हृदय संबंधित रोग से बचने के लिए, और ये स्ट्रेप्टोकोकस से निकाला जाता है। किससे? स्ट्रेप्टोकोकस से पृथक किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम, ये रट लीजिए, और इसको क्लॉट बस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉट बस्टर। इस डीएनए को हम इसके अंदर प्रवेश कराना चाहते हैं, तो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का प्रवेश होना कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर इस बैक्टीरिया के अंदर वो डीएनए घुस गया तो अब इस बैक्टीरिया को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। तो जब इसको हम इसके अंदर प्रवेश कराएंगे, सीधा सीधा समझिए, किसी भी डीएनए का, बाहरी डीएनए का बैक्टीरिया में घुसना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। तो कई बार एग्जाम में पूछता है
कई बार पूछता है, आप पिछले साल का क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए, तो अगर वैसा कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में से संबंधित आया तो आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काटने का स्थान जो होता है डीएनए पर, वो अलग अलग होता है। तो डीएनए पर पाया जाने वाला वो विशिष्ट स्थान जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको काटता है, उसे हम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं। इसके 5 से 3 में जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो क्या उच्चारण मिल रहा है हमको? GAATTC। और इसमें जब 5 से 3 हम इस डायरेक्शन में जब पढ़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? GAATTC। तो ये जो जगह है इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और यही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट होता है। इसी को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजकर उसी स्थान पर थोड़ा हट करके काटता है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछेगा इसको एकदम रट लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट में आरएनए इंटरफेरेंस, 2 पार्ट है, एक हम बताए बीटी कॉटन और दूसरा आरएनए इंटरफेरेंस। इसकी कहानी क्या है कि तंबाकू का फसल पहले बहुत बर्बाद होता है क्योंकि उसमें एक कृमि, एक नेमेटोड, एक पिल्लू लग जाता था, और उस जोक का, उस नेमेटोड का नाम मेलोडोगाइनी इनकॉग्निटा था। अब वो उस जड़ में लग जाता था, जड़ में छेद कर देता था, जिससे कि उसका जड़ खराब हो जाता था और फसलों का खूब सारा नुकसान होता था। क्या किया गया? आप सिंपल कहानी समझते हैं तो हम आपको कहानी समझा देते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सेंट्रल डोगमा का ध्यान रखते हैं तो हम क्या करते हैं, उस मेलोडोगाइनी इनकॉग्निटा के आरएनए के समान एक नया आरएनए, उसके सिमिलर एक आरएनए, उसको मिमिक करने वाला आरएनए तैयार कर लेते हैं। यानी यहां पर जो आरएनए है, यानी बोले तो एमआरएनए जो है, जो प्रोटीन बनाता, वो साइलेंट हो गया। किसके वजह से? इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से। यानी हमारा बनाया हुआ आरएनए इसके अपने आरएनए के प्रक्रिया में जाकर के इंटरफेयर कर दिया, इसीलिए इसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। और इसका उपयोग हम तंबाकू के पौधों में नेमेटोड, जिसका नाम मेलोडोगाइनी इनकॉग्निटा है, उसके नियंत्रण के लिए उपयोग करते हैं। याद रखिएगा। ये सारे जीव क्यों विलुप्त हुए? ऐसा क्या हुआ? क्या काउजेस थे? क्या कारण है जीवों के, प्रजातियों के विलुप्त होने के? तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हम लोगों ने क्या किया? अपने लालच में जंगलों की खूब कटाई की, जिससे जीवों के जो प्राकृतिक वास थे, हैबिटेट थे, वो धीरे धीरे खंडित हो गए। ये सभी कारण है। इसको हम लोग द इविल क्वाड्रेट बोलते हैं बेटा। तो जीवों के जैव विविधता के हनन के कारण अगर एग्जाम में पूछे जाए तो कुछ आप लिखिए ना लिखिए, ये चारों का नाम जरूर लिखिए, इस तरह से बना के आपको नंबर मिलेगा। याद रखिएगा। किसी भी द्विलिंगी पुष्प के जनन भाग को काट के हटा दें तो उसको इमेस्कुलेशन या विपुंसन कहते हैं। पूछता एग्जाम में इमेस्कुलेशन क्या है, तो आप ये बात तो लिखेंगे ही। पूछता इमेस्कुलेशन क्यों होता है? ताकि स्वपरागण को रोका जा सके। जो एम्ब्रायोसेक के चारों तरफ पाया जाता था, न्यूसेलस, अब वो पेरिस्पर्म बन गया, परिभ्रूणपोष बन गया। ऑटो में ऑटोमेटिकली अपने आप, अपने कर लिया तो ऑटो हो गया, बोलो। अब बदल के किया तो एलो हो गया। क्या हो गया? एलो। याद रहेगा। कई घर का बात है ना रे। तो एक कई घर में परागण हो गया। तो मान लो तुम्हारे छोटे चाचा है और तुम्हारी वो मौसी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो चाचा बराबर सामान पहुंचाने आते जाते रहते हैं तुम्हारे नानी घर, बोलो रे। अब वहाँ मम्मी तो कहाँ है? मम्मी तुम्हारे घर में। अब वहाँ चाय पानी कौन देगा? मौसियन देगी। किसको? चाचा को। अब चाय पानी दे देते दिल दे बैठी। फिर एग्जाम में पूछता है तो स्वपरागण होने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है? भैया स्वपरागण तभी होगा ना जब पुष्प द्विलिंगी होगा। जब पुष्प क्या होगा? द्विलिंगी। दूसरा, द्विलिंगी होने से काम नहीं चलेगा, दोनों पुष्प के अंगों को सेम टाइम पर मैच्योर होना पड़ेगा, ऐसा। और तीसरा जरूरी है, तीसरा क्लिस्ट्रोगैमी। अगर फूल बंद है तब तो 100% स्वपरागण ही होगा। कि स्वपरागण और परपरागण होने के लिए क्या क्या कारण आवश्यक है, और ये सब चीज हम क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हैं। तो सोचो फुल कोर्स में क्या करते होंगे। अगर क्रैश कोर्स ढंग से पढ़ लेगा ना तो ये छोटी मुंह बड़ी बात 90+ ला सकता है खाली क्रैश कोर्स करके। अगर तुम्हें अंदर पढ़ने का औकात है तो हमारी तरफ से दिक्कत नहीं है। हम कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ रहे हैं। ह्यूमिफिकेशन, मिट्टी में वो काला रंग का जो मैटर उपस्थित होता है, जो जिसके कारण मिट्टी में उपज क्षमता बढ़ती है, वो ह्यूमिफिकेशन होता है। और जब उसका भी उपयोग नहीं होगा, धीरे धीरे वो पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मिनरल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हमने क्या तैयार किया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब हुआ था? 1990 से 2003 में। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें जीन का मैपिंग और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसिंग किया गया था। और इस प्रोजेक्ट को कराने वाले कौन थे? HGP को कराने वाला यूएस का, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दोनों मिलकर के सामूहिक रूप से ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को किया था, जिसमें ह्यूमन के अंदर उसके जीनोम में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस होता है। जीन की कुल संख्या लगभग 30,000 के आसपास है। ह्यूमन का जो जीनोम है उसमें 2% से भी कम जीनोम है जो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। ये सब ह्यूमन के जीनोम में उपस्थित जानकारी हमें इस प्रोजेक्ट से प्राप्त हुई। तो ग्रंथि में आते हैं। ग्रंथि में आता है सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसाइकल कहां पर है? तो ये देखो, ये लाल लाल दिख रहा है ना, ये दोनों सेमिनल वेसाइकल है। क्या है? एक जोड़ा होता है और ये दोनों सेमिनल प्लाज्मा का स्राव करता है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है कौन क्या आकार का बर्थडे का टोपी होता है ना, उसको उल्टा कर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सब स्रावित करता है सेमिनल प्लाज्मा। क्या काम है सेमिनल प्लाज्मा का? तो पहला काम है कि स्पर्म को दौड़ने में मदद करता है। आज के ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चे बहुत भ्रमित भी हो जा रहे हैं। झूठे वादे, झूठे थंबनेल और उन सभी झूठी झूठी बातों से बचे जो एग्जाम से पहले बोले जाते हैं। जैसे ये रहा वायरल क्वेश्चन, यही आएगा, इतना कर लो बस हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं, ये रहा एग्जाम से पहले क्वेश्चन आउट। अगर नहीं हुआ तो बच्चा का तो एग्जाम खराब हो जाएगा। जो बच्चे सीरियस स्टूडेंट हैं, साल भर अच्छे से पढ़ाई किए हैं, वो उन्हीं क्वेश्चंस में फंस कर रह जाते हैं और उनका तो जो नुकसान होता है वो होता ही है। और बाकी जो नहीं पढ़े हैं साल भर, वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने के बाद भी अच्छे से रिजल्ट नहीं कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली हमें सचेत रहना है, सतर्क रहना है, अपने रेगुलर साल भर की पढ़ाई पर फोकस करना है, ना कि अंतिम में दिए जाने वाले जुमलों पर। मेरे दोस्त, सचेत रहिए, सतर्क रहिए, अपने पढ़ाई में कंटिन्यू रहिए।
अपने पढ़ाई में शुरुआत से फोकस्ड रहिए, एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को मन लगाकर पढ़िए, तभी अंतिम में दिए जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी आपको फायदा हो पाएगा। अगर इस वीडियो से किन्हीं को कुछ असहज महसूस हुआ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे लगता है अपने बच्चों को होशियार बनाना, उन्हें साल भर पढ़ने के लिए प्रेरित करना और अंतिम में तुक्केबाजी से बचाना कहीं से भी गलत नहीं है, और हम वही कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप इस पूरा वीडियो को देखे हैं तो शेयर जरूर करें अपने सभी मित्रों के साथ, उन्हें भी सतर्क और सजग बनाएं।